आज हम लोग क्लास 12 में अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग देखेंगे। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक बना लिए थे। 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई हम लोग यहाँ पर लिए हैं बड़ा H, बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है, यानी कि ये हमको सिद्ध करना है H बड़ा H बराबर छोटा h/3। और हम लोग को ये भी दिखाना है कि बेलन का अधिकतम आयतन 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा है। ध्यान रखना है हम लोग को कि क्या सिद्ध करना है, हम लोग को उस पर नजर रखेंगे। प्लस यहाँ पर देखिए शंकु की हम लोग को ऊंचाई और अर्धशीर्ष कोण अल्फा हमको दिया गया है, लिख लिया है। शंकु की त्रिज्या नहीं दी गई है, तो शंकु की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r ले लिए हैं। ठीक है, क्योंकि स्मॉल s था इसलिए स्मॉल r हम लोग ले लिए। और उसके अंतर्गत जो बेलन था, बेलन की त्रिज्या हम लोग कैपिटल R लिए हैं और ऊंचाई कैपिटल H लिए हैं। यहाँ पर जो दूरी हम लोग को इसमें दिया गया था, जो माप, वो माप हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। शंकु की ऊंचाई हम लोग को AD प्राप्त है, AD बराबर H लिखे हैं। शंकु की ऊंचाई DC और DB है, तो हम लोग दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, R लिख लिए हैं। उसी तरह बेलन की त्रिज्या DG और DH बड़ा R से लिखे हैं, और इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई EH होगी या ID होगा या FG होगा, तीनों ऊंचाई के बराबर ही होता है, तो हम लोग लिख लिए हैं। और ये अर्धशीर्ष कोण जो अल्फा है उसको हम लोग लिख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। हम लोग यहाँ पर ज्यामिति से क्या प्रयोग करेंगे, तो ध्यान देना है यहाँ पर कि ये ट्रायंगल जो बन रहा है ADC, ट्रायंगल ADC सिमिलर होगा यानी समरूप होगा FGC के, ट्रायंगल FGC के। कैसे होगा सिमिलर, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा बता देते हैं। ADC और जो ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल के अंतर्गत ये FGC है, और हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं किसी ट्रायंगल के अंतर्गत कोई ट्रायंगल बन रहा है तो वो दोनों सिमिलर होते हैं यानी समरूप होता है। कैसे होगा, तो देखिए ये एंगल D और एंगल G दोनों इक्वल होगा। उसके बाद ये यदि लाइन लंबवृत्तीय शंकु है, ये यानी कि ये पैरेलल लाइन होता है, उसी तरह बेलन का भी ये ऊंचाई जो होता है वो पैरेलल होता है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों पैरेलल होगा क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर खींचा गया है। तो जब ये पैरेलल होगा और ये ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि त्रियक रेखा यदि हम लोग मानेंगे, तो ये एंगल और ये एंगल अभी हमको समान मिलेगा, तो एंगल सिमिलरिटी से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADC सिमिलर है त्रिभुज FGC के। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यहां पर हम लोग ले लेंगे AD, यदि इधर से लेते हैं तो इधर से FG मिलेगा हमको। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसमें यदि CD लेते हैं तो हमको CD दूसरा तीसरा है, तो इधर दूसरा तीसरा हमको GC मिलेगा। इसमें हम लोग मान रखेंगे, AD का मान देख लीजिए, शंकु की ऊंचाई है तो AD बराबर H है, हम लोग H लिख लेंगे। FG क्या है, बेलन की ऊंचाई है, यहां पर हम लोग लिखे हैं FG बराबर बड़ा H है। और CD हम लोग को मिला हुआ है शंकु की त्रिज्या, और शंकु की त्रिज्या हम लोग लिए हुए हैं यहाँ पर छोटा r। और GC ध्यान दीजिएगा, ये GC जो है इसको हम लोग लिखेंगे DC माइनस DG। ठीक है, DC माइनस DG यहां पर कर लेंगे। फिर यहां पर हमको क्या मिलेगा, H बाई बड़ा H इक्वल टू R बाई DC जो है वो बड़ा R है, छोटा r है, और DG जो है वो बड़ा R है। हम लोग इससे एक मान निकालेंगे बड़ा H का। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, तो HR बराबर HR माइनस H बड़ा R हो जाएगा, यानी H बराबर हमको क्या मिलेगा 1/R इंटू HR माइनस HR। अब ध्यान रखना है यहाँ पर, इसलिए H बराबर हमको R से 1/R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा H माइनस HR/R। ठीक है, अब ध्यान देना है, इसको पहले हम लोग फिर यहाँ पर देखिए हम लोग ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे, इसका हम लोग मान निकालेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल दो है, R भी है और ये भी R है, यहाँ पर H भी है, ये भी ध्यान रखना है, तो वेरिएबल हमको एक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ADC में। ADC में ये अल्फा है, तो
अल्फा के सामने की भुजा CD और ये संलग्न भुजा AD, तो tan अल्फा लेंगे हम लोग, क्योंकि लंब बटा में आधार, तो लंब हमारा हुआ DC और आधार हुआ हमारा AD, और DC हमको मिला है R और AD मिला है H, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे R बराबर हो जाएगा H tan अल्फा। ठीक है, ये मान हम लोग इसमें रखेंगे H में, तो हम लोग को H बराबर क्या मिलेगा, H माइनस HR बटा में H tan अल्फा, हम लोग ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहां से हम लोग देख रहे हैं कि HS कैंसिल हो जा रहा है, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, H माइनस R बाई tan अल्फा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का हम लोग सूत्र जानते हैं, बेलन का आयतन V बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का R हम लोग बड़ा कैपिटल लिए हैं, H भी कैपिटल लिए हैं, तो V बराबर हमको क्या मिला, पाई आर स्क्वायर। H का ये मान हम लोग रखेंगे, तो H माइनस R बाई tan अल्फा हो जाएगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं कि R है और इसमें भी R है, तो हम लोग R के सापेक्ष पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर H माइनस ये हो जाएगा पाई R क्यूब बटा में tan अल्फा। यहां पर कैपिटल R जो है वो हमारा वेरिएबल है, इसी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। क्यों, क्योंकि H जो ये दिया गया है शुरू में क्वेश्चन में हम लोग लिखे हैं, प्रश्न से शंकु की ऊंचाई H दी गई है और जो चीज दिया गया होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको R के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, लिखेंगे R के सापेक्ष अवकलन करने पर, कैपिटल R के सापेक्ष, तो dv dr इक्वल टू, देखिए इसमें 2r हो जाएगा, जब हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो पाई और h कांस्टेंट है, तो 2 पाई r h हो जाएगा, माइनस इसमें r क्यूब का करेंगे तो 3r स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 पाई r स्क्वायर बटा में tan अल्फा भी कांस्टेंट ही है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे यहां पर उच्चतम और न्यूनतम के लिए उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है, तो dv dr इक्वल टू 0, या हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई r h माइनस 3 पाई r स्क्वायर बटा में tan अल्फा इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई r h बराबर हम लोग इसको लिख देंगे 3 पाई r स्क्वायर बटा में tan अल्फा। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पाई से पाई कट जाएगा, एक r से एक r भी कट जाएगा, हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2h tan अल्फा बराबर 3r, या r बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 2h tan अल्फा बाई 3, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2/3 h tan अल्फा। अब हम लोग जो ये फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकाले हैं इसको फिर हम लोग एक बार अवकलन करेंगे चेक करने के लिए क्या ये उच्चतम है कि न्यूनतम है, तो हम लोग लिखेंगे कि फिर 1 को r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग अवकलन करेंगे फिर इसका, तो क्या मिलेगा, d2v dr स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 2 पाई r h है, इसमें r का अवकलन करना है हमको, तो r का अवकलन 1 हो जाएगा, तो 2 पाई h मिलेगा, 2 पाई h माइनस 3 पाई r स्क्वायर है, r स्क्वायर का हम लोग अवकलन करेंगे तो 2r होगा, बाकी सारा तो कांस्टेंट है, तो 2r से हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 पाई r बटा में tan अल्फा। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो ये r का मान मिला हुआ है वो r का मान उसमें रखेंगे, तो लिखेंगे r इक्वल टू 2/3 h tan अल्फा पर d2v dr स्क्वायर। चलिए कैपिटल R का मान हमको यहां पर केवल रखना है, 2 पाई h माइनस 6 पाई बाई tan अल्फा तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं,
इंटू आर के जगह ये आर का मान रखेंगे 2/3 tan अल्फा। तो ये tan अल्फा से tan अल्फा जाएगा, ये 3 से 6 जो होगा वो 2 बार में जाएगा, तो हमको मिलेगा 2πh माइनस 2 इंटू 2 4πh इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस में 2πh। हम लोग जानते हैं कि ये लेस देन 0 होता है, और यदि लेस देन 0 है तो ये जो r हमको मिला है वो उच्चतम बिंदु होगा। तो r बराबर लिखेंगे 2/3h tan अल्फा उच्चतम बिंदु है, और जब ये उच्चतम बिंदु है तो इसका मतलब कि बेलन का आयतन भी उच्चतम होगा। तो लिख देंगे कि और बेलन का आयतन, क्वेश्चन में क्या दिया है देख लीजिए, अधिकतम दिया है तो अधिकतम लिखेंगे, आयतन अधिकतम है, अधिकतम है। अब यहां पर हम लोग को जो सिद्ध करने को दिया है वो हम लोग सिद्ध करेंगे। यहां पर दिया है कि शंकु बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है। तो हम लोग यहां पर जो निकाले हुए हैं वो r का मान हम लोग निकाले हुए हैं। तो बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई हमको निकालनी है। तो बेलन की ऊंचाई यहां पर हम लोग निकाले हुए हैं h बराबर ये h माइनस r/tan अल्फा। इसमें हम लोग r का मान रख सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हमको मिला है, h माइनस r/tan अल्फा। इसमें हम लोग मान रखेंगे r का, जो r का मान हमको प्राप्त है तो 1/tan अल्फा को हम लोग बाहर कर लेते हैं, और फिर r का मान हम लोग रखते हैं 2/3h tan अल्फा। ये tan अल्फा से tan अल्फा खत्म हो जाएगा, इक्वल टू h माइनस 2/3h मिलेगा। एलसीएम हम लोग ले लेंगे 3, तो 3h माइनस 2h बराबर हो गया h/3। और यही हमको सिद्ध करना था कि बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की तिहाई है, ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। और इसमें एक चीज और निकालना है, बेलन का आयतन। तो हम लोग लिख देंगे, यहां पर लिख भी सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है, यहां पर लिख भी सकते हैं। और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखे हैं बेलन का आयतन πr²h। यहां पर हम लोग लिख देंगे पाई, r का मान हम लोग यही रख सकते हैं 2/3h tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू में बड़ा h हमको अभी ये प्राप्त हुआ है h/3, हम लोग h/3 यही लिख लेंगे। ठीक है, हमको क्या मिल जाएगा, पाई इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9h² tan² अल्फा इंटू h/3। हम लोग क्या मिल गया, 4/9 इंटू 3 27 पाई h² इंटू h³ tan² अल्फा। हम लोग देख रहे हैं कि यही हमको दिया है सिद्ध करने के लिए, वो हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग को दिया गया है बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, बेलनाकार टंकी के आयतन के वृद्धि दर हम लोग को दिया गया है। हम लोग को उसकी ऊंचाई में परिवर्तन दर, ऊंचाई का मतलब गहराई, गहराई लिखा है, गहराई का मतलब ऊंचाई, dh/dt हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर हम बेलनाकार टंकी की त्रिज्या r, ऊंचाई h और आयतन भी ले लिया है। प्रश्न से r बराबर हमको 10 मीटर दिया है, dv/dt हमको दिया है 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेलन के आयतन का सूत्र, सबसे पहले लिखेंगे v बराबर बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r²h। इसमें हम लोग r का जो मान है वो रख लेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, पाई इंटू 10 का होल स्क्वायर इंटू h बराबर हो जाएगा 100 पाई h। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको t के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या मिलेगा, dv/dt इक्वल टू हमको 100 पाई कांस्टेंट है, h का अवकलन हम लोग करेंगे तो dh/dt हो जाएगा। और dv/dt हमको क्वेश्चन में दिया गया है 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा, और इधर हमको दिया है 100 पाई dh/dt।
तो ds dt बराबर हमको क्या मिल गया, dh dt। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 100 का जब हम लोग स्क्वायर किए थे तो मीटर स्क्वायर मिलना चाहिए, क्योंकि मीटर हम लोग नहीं रखे हैं तो लास्ट में हम लोग उसको बदल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ds dt बराबर 314 बटा में 100 पाई, और मीटर क्यूब में ये मीटर स्क्वायर है, भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा मीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 314 बटा में 100 और पाई का मान हम लोग रखेंगे 3.14 मीटर प्रति आवर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये 100 से 100 कट गया, 314 से 314 कट गया, 1 मीटर प्रति घंटा हमको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि गहराई में वृद्धि दर, गहराई की वृद्धि दर यहां पर लिख लीजिए, इसलिए गहराई की वृद्धि दर बराबर 1 मीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को वक्र दिया गया है दो, जो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, x बराबर और y बराबर। x जो है वो टीचर के रूप में है और y जो है वो भी टीचर के रूप में है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बिंदु 2-1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको dy dx की जरूरत होती है। तो हम लोग सबसे पहले 1 को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 1 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx dt बराबर हमको क्या मिलेगा, 2t, 3t का हो जाएगा 3 और -8 का हो जाएगा 0, छोड़ देंगे हम लोग। 2 को भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, dy dt इक्वल टू ये हो जाएगा 4t और ये -2t है तो -2 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 0। हम लोग लिखेंगे यहां पर चूंकि dy dx इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, dy dt बटा में dx dt, और dy dt हमको मिला हुआ है 4t - 2 और बटा में dx dt मिला है 2t + 3। अब बिंदु हमको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा यहां पर हमको जो बिंदु दिया गया है वो 2-1 है, और ये जो बिंदु हमको दिया गया है इसमें फर्स्ट पार्ट x है, सेकंड पार्ट -1 है, जबकि हमारा dy dx में वेरिएबल t प्राप्त हुआ है। तो हम लोग t का मान ज्ञात करेंगे, तब हम लोग इस पर स्पर्श रेखा या अभिलंब का प्रवणता लिख सकते हैं, यानी कि स्लोप। तो ध्यान दीजिए यहां पर ये x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे 1 से x का मान x के जगह पे रख देंगे तो क्या होगा, 2 = t² + 3t - 8। 2 को हम लोग उधर लेके जाएंगे तो t² + 3t और +2 इधर है, -2 हो जाएगा, इधर जाके -8 - 2 - 10 हो जाएगा = 0। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो t + 5 × t - 2 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग t का मान क्या ज्ञात कर सकते हैं, दो मान हमको मिलेगा, एक मिलेगा -5 और एक मिलेगा 2। ठीक है, अब फिर ये y का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे 2 से, तो y का मान हमारा -1 है, यहां पर रखेंगे तो -1 बराबर हमको मिला 2t² - 2t - 5। हम लोग -1 को उधर लेके जाएंगे तो 2t² - 2t और ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -4 मिलेगा हमको = 0। इसका भी हम लोग गुणनखंडन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × t + 1 × t - 2 = 0। क्योंकि इसमें 2 हम लोग कॉमन करेंगे तो t² - t - 2 मिलेगा और उसका हम लोग गुणनखंडन करेंगे तो t + 1 × t - 2 होगा। यहां पर हम लोग यदि = 0 करते हैं तो t बराबर -1 और ये t का मान हमको 2 मिलेगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये होता है कि t का हम लोग कौन सा मान रखेंगे इसमें स्लोप में निकालने के लिए। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि t का मान जो मिला है -5 और 2, यहां पर मिला है -1 और 2, दोनों में जो कॉमन होगा t का वैल्यू उसी को हम लोग लेंगे। तो यहां पर कॉमन वैल्यू हमको 2 प्राप्त हो रहा है, तो लिखेंगे कि उभयनिष्ठ मान, उभयनिष्ठ t का मान लिख देते हैं, मान बराबर 2, इसलिए t = 2 पर
ये dy dx जो हम लोग निकाले हुए हैं उसका मान हम लोग लिखेंगे dy dx। तो t इक्वल टू 2 पर हम लोग रखेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 बटा में हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा और ये 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए, तो हम लोग dy dx को ही जानते हैं कि स्पर्श रेखा की ही प्रवणता होती है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर हम लोग लिख देंगे 6/7, यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 में हमको एक रेखा और एक कर्व यानी वक्र दिया गया है और बोल रहा है कि ये जो रेखा है इस कर्व का स्पर्श रेखा है और हमको बोल रहा है m का मान ज्ञात करने को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 के y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से ये y का मान हम लोग यहां पे रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको mx प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। हम लोग इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 1 और 4x को इधर कर लेंगे माइनस 4x इक्वल टू 0। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि m स्क्वायर x स्क्वायर इसमें और इसमें x कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो हमको 2m माइनस 4 इंटू x मिलेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल x है यहाँ पर भी x है, ये वेरिएबल x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है और यहाँ पर हमको दिया भी गया है कि ये जो रेखा है इस वक्र का स्पर्श रेखा है, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि ये वक्र है और ये रेखा है तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा किसी भी वक्र को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है और जब ये रेखा इस वक्र को एक बिंदु पर स्पर्श करती है इसका मतलब कि उसका हल एक होगा और यदि ये द्विघात समीकरण हमको मिला है इसका मतलब कि ये जो एक बिंदु पर जहां ये स्पर्श कर रही है वहां पर इसका मूल जो होगा वो समान होगा। तो लिखेंगे यहां पर कि चूंकि रेखा 1 वक्र 2 की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि मूल समान होगा। और हम लोग पढ़े हैं 10 क्लास में कि मूल समान कब होगा, या हम लोग लिखेंगे d इक्वल टू 0। d का मतलब मालूम है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हम लोग 10 क्लास में ये सूत्र पढ़े हुए हैं कि यदि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल समान होता है तो उस समय उसका विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है। और इसी समीकरण में देखिए x स्क्वायर के गुणांक को हम लोग a बोलते हैं, x के गुणांक को हम लोग b बोलते हैं और अच्छा कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग c लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबका मान रखेंगे, तो b का मान हमको दिया है 2m माइनस 4, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, x स्क्वायर का जो मल्टीपल है m स्क्वायर और c हमारा 1 है इक्वल टू 0 कर लेंगे। इसको हम लोग हल करेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4m स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 m प्लस 16 माइनस 4m स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 4m स्क्वायर गया तो हमको मिला ये 16m को हम उधर लेके चले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा और इधर 16 बचा है, 16 से 16 भी कट गया तो इसलिए m बराबर हमको 1 मिल जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, m का मान 1 जो आपके क्वेश्चन का a नंबर ऑप्शन है। 22 नंबर क्वेश्चन हमको दिया है कि वक्र 2y प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 3 के बिंदु 1 1 पर अभिलंब का समीकरण लिखना है। तो अभिलंब के समीकरण लिखने के लिए पहले हम लोग इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि हमको dy dx चाहिए। तो x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 dy dx और x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x और 3 का हो जाएगा 0। तो 2 dy dx बराबर हमको क्या प्राप्त होगा माइनस 2x, ये 2 से 2 कट गया तो क्या मिला dy dx इक्वल टू माइनस x। ठीक है, अब हम लोग को जो बिंदु दिया है उस पर हम लोग पहले लिखेंगे बिंदु 1 1 पर अभिलंब की ढाल या स्पर्श रेखा की ढाल पहले लिखते हैं। स्पर्श रेखा की ढाल लिखिए, स्पर्श रेखा की ढाल हम लोग क्या लिखेंगे x का ये मान है, ये y का मान है, इसमें x है तो केवल x का मान हम लोग रख देंगे। ठीक है,
तो अभिलंब की ढाल क्या हो जाएगी, हम लोग जानते हैं अभिलंब की ढाल बराबर क्या होता है, स्पर्श रेखा के ढाल का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, यानी इसके नीचे 1 छुपा है तो उसको उल्टा कर लेंगे और चिन्ह भी विपरीत हो जाता है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और इसको उल्टा करेंगे तो भी 1 ही रहेगा, यानी कि हमको +1 प्राप्त होगा। तब हम लोग लिखेंगे इसलिए अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है तो हम लोग अभिलंब का समीकरण का सूत्र लिखेंगे y माइनस y1, y1 है मेरा 1 इक्वल टू अभिलंब की ढाल 1 इंटू x माइनस x1 हमारा 1 है। हम लोग इसको एक साइड कर लेंगे तो y को हम यदि उधर ले जाना चाहते हैं तो x माइनस y और ये -1 खत्म हो जाएगा तो x माइनस y बराबर हमको 0 प्राप्त होगा। यही अभिलंब का समीकरण होगा, यानी कि 22 का आप लोग का बी नंबर आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया गया है कि एक वक्र है x² = 4y का बिंदु 1 2 से होकर जाने वाला अभिलंब का समीकरण लिखना है। यानी कि यहां पर हमको बिंदु प्राप्त नहीं है, पॉइंट यहां पर हमको नहीं प्राप्त है कि किस बिंदु पर हमको अभिलंब का समीकरण लिखना है, लेकिन यहां पर एक बिंदु दिया गया है कि अभिलंब उस बिंदु से होकर जा रहा है 1 2 से। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका अवकलन करेंगे समीकरण 1 का। हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा, 2x = 4 dy dx। ये 2 से 4 2 बार में कट जाएगा तो dy dx बराबर हमको क्या मिलेगा, x/2। अब यहां पर हम लोग को कोई बिंदु प्राप्त नहीं है तो हम लोग पहले यहां पर बिंदु मान लेंगे। माना कि कोई बिंदु AB है, AB ले लेंगे और ध्यान देना है कि बिंदु AB पर अब हम लोग को अभिलंब का समीकरण लिखना है तो अभिलंब की ढाल लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं कि स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल, तो ये देख रहे हैं कि ये x का मान है, ये y का, इसमें हम लोग रखेंगे तो केवल x है तो x का मान रखेंगे a/2 हो जाएगा। तो अभिलंब की ढाल हम लोग लिखेंगे अभिलंब की ढाल, और हम लोग जानते हैं कि अभिलंब की ढाल स्पर्श रेखा की ढाल का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि 2/a और प्लस है तो माइनस लगा देंगे और लिखेंगे यहां पर अभिलंब का समीकरण। इसी बिंदु पर जो बिंदु हम लोग लिए हुए हैं अभिलंब का समीकरण हम लोग लिखेंगे तो क्या मिलेगा, y माइनस y1, y1 मेरा क्या है b, अभिलंब की ढाल -2/a इंटू x माइनस x1 यानी कि a। हम लोग यहां पर इसको हम लोग समीकरण 1 कर देते हैं और लिखते हैं कि चूंकि समीकरण 1 यानी कि अभिलंब, समीकरण 1 का मतलब अभिलंब हुआ बिंदु 1 2 से होकर जाती है, 1 2 से होकर जाती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 1 2 से होकर जाती है, इसका मतलब कि 1 जो है वो x का मान है और 2 जो है y का मान है, इसमें हम लोग रखेंगे। तो y की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2, तो हमको क्या मिल जाएगा 2 - b = -2/a इंटू x की जगह हम लोग रखेंगे 1 तो यहां हो जाएगा 1 - a। हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2a - ab = -2 और माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 2a और 2a दोनों ओर से खत्म हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा -ab = -2, या हम लोग दोनों ओर से माइनस हटा देंगे तो ab बराबर हमको 2 मिल जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे कि बिंदु जो ab हम लोग लिए हुए हैं वो बिंदु AB जो वक्र 1 पर भी होगा। कैसे, वक्र 1 पर भी है। हम लोग जानते हैं किसी भी वक्र का जब हम लोग अभिलंब खींचते हैं तो अभिलंब वाला जो बिंदु प्राप्त होता है, इसी बिंदु को हम लोग AB लिए हैं तो ये पॉइंट जो है वो अभिलंब पर तो है ही, इस वक्र पर भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसी के चलते हम लोग यहाँ पर ये चीज लिखे हुए हैं, ये x का मान है, ये y का मान है, इसमें हम लोग रखेंगे तो a² बराबर हमको क्या मिलेगा 4b, और यहां से हम लोग b का मान निकाल लेंगे या
इसमें का b का मान निकाल के इसमें रख देंगे, कोई दोनों एक ही बात हुआ। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, b बराबर लिख देंगे a²/4 और इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 3, और ये 3 का मान हम लोग 2 में रखेंगे तो लिखेंगे 2 और 3 से, 2 और 3 से b का मान हम लोग यहां पे रखेंगे तो a इंटू a²/4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो a³ बराबर हमको मिलेगा 8, तो a बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि a³ बराबर 8 का मतलब होता है 2 के पावर 3, और हम लोग जानते हैं a के पावर 3 2 के पावर 3 पावर बराबर है तो बेस बराबर हो जाता है। a बराबर 2 हमको मिल गया। अब a का मान यही हम लोग रखेंगे 2 में, लिखेंगे 2 से, तो a का मान इसमें रखेंगे 2 इंटू b बराबर 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो b बराबर हमको मिल जाएगा 1। तब हम लोग को अभिलंब का समीकरण लिखना है, तो हम लोग उसी समीकरण में आएंगे जहां अभिलंब का समीकरण हम लोग लिखे हुए थे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। ठीक है, क्या मिलेगा हमको, पहले वो समीकरण लिख लेते हैं, y माइनस बी इक्वल टू -2/a इंटू x माइनस a। यहां पर हम लोग a का मान देख रहे हैं 2 मिला है, b का मान 1 हम लोग रख देंगे इसी में, b का मान हम लोग 1 रख देंगे और a का मान हम लोग को 2 रखना है, तो हम लोग रख चुके हैं, a के मान 2 और b का मान 1। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये खत्म हो जाएगा, y माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, x को हम लोग इधर लेके आएंगे तो x प्लस y और 1 को इधर लेके जाएंगे तो 2 प्लस 1, यानी हमको क्या मिल जाएगा x प्लस y इक्वल टू 3, यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया गया है कि एक वक्र 9y² इक्वल टू x³ है और बोल रहा है कि वे बिंदु जहां पर वक्र का अभिलंब अक्षों से समान अंतःखंड बनाता है वो हमको बिंदु प्राप्त करना है, इसमें हम लोग को पॉइंट प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग यहां पर लिख लेंगे तो क्या होगा 18y dy dx और x³ का हो जाएगा 3x²। ये 3 से 18 कट जाएगा 6 बार में, तो dy dx बराबर हमको क्या मिल गया, ये 6y इधर जाएगा, x² बटा में 6y मिलेगा। यहां पर हमको कोई बिंदु प्राप्त नहीं है, हम लोग को प्राप्त करना है बिंदु, तो यहां पर कोई बिंदु हम लोग मान लेते हैं कि माना कि कोई बिंदु बराबर AB, और इसी बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा की ढाल लिखेंगे। बिंदु AB पर पहले dy dx निकाल लेते हैं, इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये x का मान है, ये y का इसमें रखिए, a² बटा में 6b हो जाएगा। तो अभिलंब की ढाल हमको लिखना है, हम लोग लिखेंगे अभिलंब की ढाल, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा 6b/a² हो जाएगा और इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस कर लेंगे। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, तो क्या होगा y माइनस y1 b है इक्वल टू अभिलंब की ढाल -6b/a² इंटू x माइनस x1 a है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग तो क्या मिलेगा a²y माइनस a²b बराबर -6bx प्लस 6ab। हम लोग x वाले टर्म को इधर लेके आएंगे तो 6bx प्लस a²y हो जाएगा और इसको हम इधर लेके जाएंगे तो 6ab प्लस a²b मिलेगा हमको। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं 6bx प्लस में हमको मिला है a²y इक्वल टू ये 6ab प्लस a²b है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि a और b कॉमन है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ab इंटू हमको मिलेगा 6 प्लस a और ab इंटू 6 प्लस a से दोनों पार्ट में हम लोग भाग दे देंगे तो 6bx बटा में ab इंटू 6 प्लस a प्लस
ए स्क्वायर वाई बटा में ए बी इंटू 6 प्लस ए इक्वल टू ए बी इंटू 6 प्लस ए बटा में ए बी इंटू 6 प्लस ए, यानी कि ए बी इंटू 6 प्लस ए से तीनों पार्ट में हम लोग भाग दे दिया है। यहाँ पर इसलिए भाग दिया है क्योंकि अंतःखंड रूप में हमको लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x हो जाएगा ये, और ये 6 भी आ जाएगा इसके नीचे, तो ए बी इंटू 6 प्लस ए बाई हो जाएगा 6b। फिर उसी तरह इसको लिखेंगे तो y बटा में क्या हो जाएगा, ए बी इंटू 6 प्लस ए बटा में ए स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहां पर प्रश्न में हमको दिया गया है प्रश्न से कि अंतःखंड समान है। हम लोग लिखेंगे कि अंतःखंड समान है, और हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मेरा समीकरण प्राप्त हुआ है वो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये a है ये b है, और हम लोग जानते हैं कि अंतःखंड इस x के नीचे जो होता है वो x अंतःखंड होता है, y के नीचे जो होगा वो y अंतःखंड होगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे, 6 प्लस a बाई 6b इक्वल टू ए बी इंटू 6 प्लस a बाई ए स्क्वायर। हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये दोनों ओर से कट जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर इक्वल टू 6b। इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब ध्यान देना है कि ये जो बिंदु a b हम लोग लिए हुए थे, ये बिंदु a b इस वक्र पर भी है, तो हम लोग लिखेंगे और बिंदु a b वक्र 1 पर भी है, यानी कि कर्व जो दिया गया है उस पर भी है। तो ये x का ये y का मान हुआ, इसमें हम लोग रखेंगे तो 9b स्क्वायर बराबर a क्यूब मिलेगा। यहां से y का जगह पर हम लोग b रखेंगे तो 9b स्क्वायर इक्वल टू x की जगह a रखेंगे तो a क्यूब हमको प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको और इसको हम लोग को हल करना है, तो हम लोग यहां से b का मान निकाल सकते हैं 3 से, तो इसको कर देंगे समीकरण नंबर 4, या हम लोग इससे भी a स्क्वायर का भी मान निकाल सकते थे। चलिए छोड़ देते हैं, हम लोग ऐसे ही हल कर लेते हैं, लिखेंगे 3 और 4 से, 3 और 4 से। अब यहां पर देखिए किस चीज का मान हम लोग निकालेंगे, b का मान निकालेंगे तो हमको मिलेगा a स्क्वायर बाई 6, ये हमको b का मान मिलेगा। यही b का मान हम लोग इसमें रखेंगे तो 9 इंटू a स्क्वायर बाई 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a क्यूब, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या मिलेगा, स्क्वायर करेंगे इसका 9 इंटू a टू द पावर 4 बाई 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल टू में हमको क्या मिलेगा, a क्यूब, और a क्यूब से ये कट जाएगा, a बचेगा केवल, ये 9 से 4 बार में कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, इधर 1 मिला है हमको, a बाई 4 इक्वल टू 1, इसलिए a इक्वल टू 4 मिल जाएगा हमको। यही a का मान हम लोग या तो समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी में भी रख सकते हैं, तो 3 में रख रहे हैं हम, लिखेंगे 3 से। हमको देखिए a स्क्वायर बराबर 6b है, तो 4 स्क्वायर बराबर 6b होगा, या b बराबर क्या हो जाएगा 16 बाई 6, ये 2 से कटेगा 8 बार में, ये 2 से कटेगा 3 बार में, 8 बाई 3 हो जाएगा। हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि b का मान 8 बाई 3 मिल रहा है, और यदि यहां पर हम लोग रखते तो हम लोग को यहां पर b स्क्वायर प्राप्त हुआ है, यहां पर हम लोग को प्लस माइनस मिलता है, तो इसलिए इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए b बराबर प्लस माइनस 8 बाई 3, और हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, जो हमको बिंदु ज्ञात करना था a b, और a का मान हमको मिला है 4 और b का मान हमको मिल जाएगा प्लस माइनस 8 बाई 3, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग ये एक्सरसाइज अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली हम लोग खत्म कर चुके हैं, और हम लोग अगले क्लास में अब हम लोग सेकेंड बुक यानी कि इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।